Morning, dear students. Today we are here with our social science topic, that is Chapter 6, World After 1945, Part 1. See, our history is full of innumerable wars and efforts, and we have seen, right, lots of wars and our country India has also specialists in the British rule and all such thing, but world also have seen numerable wars, right? So in that the biggest two wars are the First World War and the Second World War, right? ये दो बहुत ही ज्यादा drastic, we can say, a type of damageable, full of destructive wars ये दो थे जिसमें वर्ल्ड बहुत बुरी तरीके से टूटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. आफ्टर दैट दे थॉट दैट चलो थर्ड नहीं हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, बट इवन दो बिकॉज ऑफ जर्मनी एंड वी हैव रेड ऑल सच थिंग्स, राइट, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. देन आफ्टर देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ओके, दैट वाज 1945 में एस्टैब्लिश हुआ. And then after there have been seen lots of improvement, we can say. But even though there are lots of chances of world war, okay, because there is lots of indifference of opinions and lots of issues between the superpowers like America and the Soviet Union, which we call Russia today, right? And because of them, there was so much probability of having a third world war. But anyhow, because of United Nations, somewhere we can say कि वो third world war नहीं हुआ. Okay, so in this chapter we are going to study all about the world after 1945 कि 1945 के बाद वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आए, राइट, और किस तरीके से वर्ल्ड में बदलाव आते गए. वेदर वी कैन से इट इज इम्प्रूवमेंट और वी कैन से कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स इन्वेंट हुए. जैसे मैंने कहा कि कोल्ड वॉर्स हुआ बिटवीन सुपर पावर कंट्रीज. सो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. Let's see the introduction first. The pages of history are full of innumerable wars fought in ancient India and the world. वो हम चाहे एंशियंट इंडिया की बात कर लो या वर्ल्ड की बात कर लो, हमारी जो हिस्ट्री है ये पूरी की पूरी वॉर से भरी पड़ी है. Yet the most destructive war which will always be remembered in the modern world is the First and the Second World War. और इनमें से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो वॉर है ये हमेशा याद रहेगा. और वो डिस्ट्रक्टिव वॉर जो है वो कौन सा है, मॉडर्न वर्ल्ड में था, दैट वाज फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर. द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड. लीग ऑफ नेशंस इसी पर पर्पस के साथ फॉर्म हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ वैसा कभी भी सेकंड नहीं होने देंगे जैसे यूनाइटेड नेशंस हुआ. बट लीग ऑफ नेशन फेल रहा वर्ल्ड पीस मेंटेन करने में, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. सो बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस इट्स फेल्ड एंड इन 1939 वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट. सो 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ. The disturbed state of mind and the horror of World War II persuaded human beings to once again make efforts for peace and protection of the independence. तो जिस तरीके से एक मातम छाया हुआ था पूरे वर्ल्ड में, राइट, बहुत डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड थे लोगों के, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और ऊपर से वर्ल्ड वॉर 2 परस्यूड हुआ. तो ह्यूमन बींग्स पे क्या बीती थी वो तो वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने ये व्यू किया या ये विजन देखा हुआ था. और फिर से ऐसे ही एफर्ट्स डाले गए कि भाई अब ये जो सेकंड हो गया वर्ल्ड वॉर, अब ये थर्ड कभी नहीं होने देंगे. सो अगेन दैट एफर्ट्स बीन स्टार्टेड, और इसकी वजह से इस एफर्ट्स के कारण से एस्टैब्लिशमेंट हुई यूनाइटेड नेशंस की. सो यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945. ये भी लीग ऑफ नेशन जैसा ही था जिसका काम था कि वर्ल्ड में पीस रखेंगे, राइट, शांति रखेंगे. तो इसी मोटिव के साथ यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश हुआ. जैसे लीग ऑफ नेशन फेल हुआ बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, बट यूनाइटेड नेशंस ने थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने दिया है. सो लेट्स रीड अबाउट द यूनाइटेड नेशंस चार्टर. Let me explain you first of all what is charter.
जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, राइट, विच इज टू बी फॉलोड बाय आवर कंट्री। ओके, इन द सेम मैनर यूनाइटेड नेशंस के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिसे कहते हैं चार्टर। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर स्टार्ट्स विद अ प्रेम्बल, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेम्बल से शुरू होता है। प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ द होल बुक। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है यहाँ का प्रेम्बल भी वैसा ही है कि इसका फर्स्ट पेज इज कॉल्ड अ प्रेम्बल, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के गोल्स क्या है उसे बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में एक्सप्लेन किया है, सो दैट वी कैन एबल टू गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। ओके, so let's see the goals of United Nations. क्या goals है इसके? To establish international peace and security. For this to take effective and collective measures to prevent or eliminate anything that would disrupt peace and suppress acts of aggression. Resolve every international dispute by peaceful means. तो सबसे पहला गोल या उनका मोटिव या एम यही था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करना है, राइट, यानी वर्ल्ड वाइड पीस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करना है, सब मिलजुल के रहे सारे कंट्रीज, राइट। अगर किसी कंट्री पे कोई आफत आती है, कोई कैलामिटी आती है, तो दूसरे सारे कंट्रीज मिलजुल के उसकी हेल्प करें, राइट। सो वी कैन से वर्ल्ड एज अ फैमिली ट्रीट की जाए। ओके, सो इसके लिए इफेक्टिव और कलेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सो दैट कि ये सारी चीजों को हम प्रिवेंट कर सके। और ऐसी जो भी चीज है जो वर्ल्ड पीस को तोड़ने की कोशिश कर रही है या एग्रेशंस ला रही है या लोगों में नफरत ला रही है, ऐसी सारी चीजों को हम एलिमिनेट करेंगे यानी निकालने की कोशिश करेंगे। और जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है बिटवीन द कंट्रीज, राइट, कंट्रीज के बीच में जो भी इश्यूज है उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी, वो भी पीसफुल मीन्स से। तो ये पहला मोटिव है यूनाइटेड नेशंस का। Second is developing friendly relations between the state and taking all appropriate steps to maintain world peace. पहला ये कि फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप किया जाएगा स्टेट के और स्टेट्स के बीच में यानी कंट्रीज के बीच में। ठीक है, हियर स्टेट मींस कंट्रीज, और वो सारे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे वर्ल्ड पीस बना रहे, वर्ल्ड में शांति बनी रहे। थर्ड, economic, social and cultural problems should be solved with the intervention of United Nations, and human rights as well as basic freedom should be disseminated irrespective of caste, language, gender और रिलीजन। जैसे यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसीज है जिसमें से आपको कुछ तो पता होगी, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, देन WHO है, IFO है, ऐसे बहुत सारे एजेंसीज है विच आर वर्किंग फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी और वी कैन से ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उन्होंने ये एजेंसीज इसीलिए बनाई है कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जैसे जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट किए जाए। हमने ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ लिया है, आई थिंक चैप्टर 8 और 9 समवेयर। ओके, सो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उनकी कोशिश यही है कि हर ह्यूमन राइट्स उनको पूरा अधिकार मिले, राइट, उनके अधिकार कहीं भी टूटे नहीं, उन्हें आजादी मिले। उस आजादी के सामने जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें पता है, वो चाहे कोई भी कास्ट का हो, लैंग्वेज का हो, जेंडर का हो या रिलीजन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड। This society acts as a central body for bringing harmony between the functions of different nations. Thus, the United Nations Charter concludes that dismissal of war and constant urge for peace is the main objective of the United Nations. So, ये जो एक्ट है, सोसाइटी का जो एक्ट है कि सेंट्रल बॉडी यानी ये इम्पोर्टेंट बॉडी की तरह इसे काम करवाया जाए और इस इम्पोर्टेंट बॉडी में हमेशा हार्मनी बनी रहे, एकता बनी रहे, राइट, शांति बनी रहे। और किसके बीच में? फंक्शंस ऑफ डिफरेंट नेशंस के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबके बीच में। जैसे हम पॉलिटिकल वॉरफेयर देखते हैं, आज हम देखते हैं फार्मर्स का जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो ये सारे इश्यूज जो है उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। Thus the United Nations Charter, तो हमारा जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर ये कंक्लूड करता है कि कुछ भी हो जाए हम वॉर नहीं होने देंगे। ये कांस्टेंट अर्ज, कांस्टेंट रिक्वेस्ट करता है कि हम पीस बनाए रखेंगे और यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो हियर हमने चार्टर्स के कुछ रूल्स रेगुलेशंस देख लिए कि किस ऑब्जेक्टिव्स पे ये काम करता है। अब हम देखते हैं कोल्ड वॉर।
जैसे मैंने कहा कि कोल्ड वॉर शुरू हुआ था बिटवीन सुपर पावर कंट्रीज लाइक रशिया और सोवियत यूनियन वी कैन से एंड अमेरिका। कोल्ड वॉर का मतलब मैं बोलूं कि यहाँ वेपन्स यूज नहीं किए जाते, यहाँ एक दूसरे के अगेंस्ट स्पीचेस दी जाती है, या एक दूसरे के अगेंस्ट वो वी कैन से कि यहाँ वेपन्स के अलावा जो भी किया जाता है वो सब होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम आज पॉलिटिकल देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, तो कैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा गिराती है बाय थ्रू देयर वर्ड्स एंड ऑल सच मीन्स, तो कोल्ड वॉर कुछ ऐसा ही है। बट ये कोल्ड वॉर की वजह से देयर वाज चांसेस दैट थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था। सो लेट्स रीड आउट। 1945 टू 1962 तक ये कोल्ड वॉर चले। रीजंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। दो वर्ल्ड वॉर टू गॉट ओवर, ऐसा लग रहा था कि चलो अब तो वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया, अब ऐसा कुछ होगा नहीं शायद। बट हुआ क्या? इट रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ अमेरिका एंड रशिया एज ए सुपर पावर्स। तो वर्ल्ड वॉर टू की वजह से अमेरिका और रशिया दोनों सुपर पावर कंट्रीज बन गए, और वाइल टेकिंग द प्लेस ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। कैसे बने? इंग्लैंड और फ्रांस की बहुत सारी वी कैन से कंस्टिट्यूएंट्स पर हक जमा के, जो वर्ल्ड वॉर टू में उनके बाद उनके अंडर में आ जाते हैं। इन वॉर इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका वर टुगेदर, but Russian administration policies created difference and thus America and England separated. वॉर में ये था कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका सब साथ में थे, बट रशिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी था उसमें उसके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आए, जिसकी वजह से वो अमेरिका और इंग्लैंड से अलग हो गया। A strong competition between the two superpowers, America and Russia, to establish supremacy over the world emerged after the Second World War. तो एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हुई दो सुपर पावर्स के बीच में, जो मैंने कहा अमेरिका और रशिया। इन दोनों ने अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की, यानी वही सुप्रीम है, वही सुपर पावर है, ये एस्टैब्लिश किया वर्ल्ड पर, राइट। और ये सब कुछ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। The power was centralized between two poles. अब ऐसा था कि पावर दो पोल्स में डिवाइड हो चुका था, एक था अमेरिका पोल या दूसरा था रशिया। जैसे हम यूजुअली पोल्स के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी ये विपरीत दिशा में है, ये दोनों अलग ही डायरेक्शन में, और ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। इन द सेम मैनर पावर्स दो पावर्स में डिवाइड हो गया था, एक पावर था अमेरिका का और एक रशिया का था। मीन्स वी कैन से वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू दिस टू पावर्स। Therefore, this time period is considered as bipolar world order. तो इसी का टाइम को कहा गया bipolar world order. Bipolar in short we can say, जैसे कोल्ड वॉर मैंने समझाया कि कोल्ड वॉर में वेपन्स यूज नहीं होते, राइट। बिना वेपन्स के जो वॉर्स होते हैं उसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है। कि यहाँ आप कोई मारामारी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, बट उसके अगेंस्ट जो कुछ भी कर सकते हो इसके अलावा वो आप करोगे, ठीक है। सो बायोपोलर जो है उसको हम कह सकते हैं समथिंग लाइक कि जिस तरीके से दो वर्ल्ड डिवाइड हो रहे हैं, बाय यानी टू, ओके, टू वर्ल्ड्स आर डिवाइडिंग। और किस वे में डिवाइड हो रहे हैं? पोल्स की तरह। जैसे हमने कहा कि नॉर्थ और साउथ कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, राइट। ये दो अलग डायरेक्शन है विच कैन नॉट मीट इन सेम मैनर के अमेरिका और रशिया का भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ओके। हैविंग और रिलेटिंग टू पोल्स और एक्सट्रीमिस्ट यानी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहना। सो ओविंग टू एक्सट्रीमली टेंस रिलेशंस बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स, दिस फेज एज नोन एज द कोल्ड वॉर फेज। तो दोनों के बीच में इतना टेंशन बढ़ रहा था दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में कि इसको नाम दे दिया गया कोल्ड वॉर। नो डाउट नो वेपन्स वर यूज्ड एट दिस टाइम। एक दूसरे पे कोई हमला अभी तक तो नहीं हुआ था, बट दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये दिख रहा था बाय देयर एक्शंस, ठीक है। At various incidents, both the superpowers almost came into conflict with one another. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जहां दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में आए, राइट। और इसका बेस्ट इंसिडेंट मैं बोलूं कि उस वक्त अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी का प्रचार कर रहा था और रशिया जो है वो कम्युनिस्ट का प्रचार कर रहा था, ठीक है। दिस आर द सिस्टम्स। तो इन दोनों को प्रमोट करने के चक्कर में ये दोनों काफी एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके थे।
There was a basic change in relations among powerful nations of the World War after the World War. ठीक है, तो बहुत सारे बेसिक चेंज आए लोगों के रिलेशंस में. जैसे हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रही थी, वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर क्या हुआ कि एक दूसरे के अगेंस्ट में थी. ओके, सो ऐसे रिलेशंस में काफी चेंजेस आए. America and the Soviet Union, who had once allied and fought against the Nazi Germany and the fascist Italy, emerged as leaders of two rival power blocs and military powers. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया दोनों एक साथ मिलकर एक अलाइड ग्रुप बनाया था, और वो किसके अगेंस्ट में खड़े थे? नाजी जर्मनी यानी नेजिज्म्स के अगेंस्ट में और फेसिज्म्स के अगेंस्ट में इन इटाली. और आफ्टर वर्ल्ड वॉर यही हाल है कि यही दोनों एक दूसरे के राइवल पावर ब्लॉक्स बन के खड़े हैं एंड मिलिट्री पावर्स. थस द कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन देम. तो इसी से हम कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर यहीं से शुरू हो गया. दो Britain and France also had emerged victorious, yet they lost the status of great powers. No doubt कि ब्रिटेन और फ्रांस भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, बट उन्होंने अपना जो एक सुपर पावर्स में जो कभी वो आते थे, वो उन्होंने अपना स्टेटस खो दिया due to terrible ruination caused by the ravages of war and ending of imperialism. ये इसलिए हुआ कि वर्ल्ड वॉर में जो भी डिस्ट्रक्शन हुए उसमें वो ये दोनों ही बड़ी सुपर पावर कंट्रीज डिस्ट्रक्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, और जिसकी वजह से उनका एक स्टेटस खो गया, और यहाँ तक कि उनका एम्परलिज्म भी चला गया. एम्परलिज्म यानी उनका जो एक सपना था पूरे वर्ल्ड पे रूल करने का, वो यहाँ पे फिनिश हो गया. Germany, Italy and Japan not only lost the war but also were ruined economically, politically and militarily. और दूसरी जगह जो अलाइड के अगेंस्ट जो एक्सिस ग्रुप था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसमें थे जर्मनी, इटाली, जापान, ये इन लोगों ने सिर्फ वॉर हारा ही नहीं बट कंप्लीटली रूइंड हो गए, बर्बाद हो गए इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरली, यानी उनकी कोई मिलिट्री या कुछ बचा नहीं. दे वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड और रूइंड. After the war, the Soviet Union, Russia captured the eastern areas of Germany and the other eastern countries like Austria, Albania, Hungary, Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland, Romania, Bulgaria and Baltic states. जैसे ही वॉर खत्म हुआ यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ, वैसे ही सोवियत यूनियन जो उसे कहा जाता था, एंड टुडे इट्स कॉल्ड एज रशिया, रशिया ने जर्मनी की ईस्टर्न एरियाज पर कब्जा कर लिया, जिसमें ईस्टर्न एरियाज में कौन सी कंट्रीज आती है? ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, जेकोस्लाविया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया एंड बाल्टिक स्टेट्स. इस पर अब ईस्टर्न एरियाज पर सोवियत यूनियन आ गया था. Later on they gave away reins of power to respective communist parties of those countries. इसके बाद सोवियत यूनियन यानी रशिया ने अपनी जो भी पावर थे वो वहां की जो भी कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई उसे उन कंट्रीज को सौंप दिया. ठीक है, They did this to continue their superiority in these countries. ये रशिया ने इसलिए किया कि एक तो ऑलरेडी रशिया इतना बड़ा है, राइट, प्लस इतने इंस्टेंस पर कब्जा कर लिया, उसे भी चलाना होगा. तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद वहीं के जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी या जो भी थी उन्हें ये सब सौंप दिया. तो दैट मीन्स कि ये हमेशा रशिया के अंडर में रहेगा और रशिया हमेशा सुपीरियर रहेगा ऐसी कंट्रीज में. तो अपनी सुपीरियरिटी को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने किया. ड्यूरिंग 1949, by conducting a nuclear test, the Soviet Union directly challenged the monopolistic nuclear powers of America. 1949 में सोवियत यूनियन ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, जिससे ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि अब वो न्यूक्लियर पावर्स में भी आ गए हैं. इससे उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज्ड किया अमेरिका के मोनोपोलिस्टिक न्यूक्लियर पावर्स को, राइट, कि ये दो ही पावर्स उस वक्त ऐसे थे सुपर पावर्स जिनके पास न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर पावर्स जैसी कोई चीज थी. Meanwhile, democratic system was gradually established in the Western European countries that were liberated by British and American forces. इसके साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस की वजह से ये हुआ, और बाकी के ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन प्रमोट कर रही थी वो आई.
सो नेक्स्ट कम्स द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर्मी ग्रुप्स। इसके बाद ये हुआ कि वर्ल्ड आर्मी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, यानी डिवाइड होने लगा। कैसे? लेट्स सी। One of the most important aspects of the conflict of ideology was mutual distrust and sense of doubt on the intention of the rival group. एक सबसे बड़ा important conflict यानी differences या मतभेद का कारण ये है कि एक तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो एक दूसरे पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी। हम कहते हैं ना, हम दुश्मन पर कैसे ट्रस्ट कर ले, इन द सेम मैनर उन्हें हमेशा अपने राइवल ग्रुप पर डाउट होता था उनके इंटेंशंस को लेकर कि ये कभी कुछ अच्छा हमारे लिए कर ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी बढ़ गई कि बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। Owing to fear born out of mutual distrust and doubts, both the powers established their own military bases. अब एक दूसरे पर एक डर भी था एक दूसरे से, और एक भरोसा भी नहीं था, राइट, और एक दूसरे पर हमेशा डाउट्स भी करते थे। इसी डर या इसी डाउट्स की वजह से हर एक सुपर पावर कंट्रीज में जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, उन राइवल ग्रुप्स ने अपनी अपनी मिलिट्री फोर्सेस बनाना शुरू किया कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया कभी अमेरिका पे अटैक कर दे। या अमेरिका को डाउट था तो अमेरिका ने अपनी मिलिट्री फोर्स बनाई, कहीं अमेरिका रशिया पे ना अटैक कर दे, ये डाउट रशिया को था तो उन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्सेस पर काम करना शुरू कर दिया। मीन्स दे वर रेडी टू डिफेंस, राइट। Led and inspired by America, Western democratic countries of the North Atlantic Ocean established a military organization named NATO in April 1949. अमेरिका से इंस्पायर्ड होते हुए और अमेरिका से शुरुआत होती हुई वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एस्टेब्लिश्ड किया, जिसे कहते हैं एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया नाटो, राइट। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री बेसिस है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसे एस्टैब्लिश किया 1949 ऑफ अप्रैल में। यू कैन सी हियर अ पिक्चर ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ये जो मैप है जिसमें डार्क ब्लू कलर यू कैन सी, इट्स ऑल अबाउट द नाटो के कौन से कंट्रीज ने नाटो को अपनाया था। एंड नीचे जो आप फ्लैग्स देख रहे हो ये सारी वो कंट्रीज है जिन्होंने नाटो को अपनाया था, यानी अमेरिका को सपोर्ट किया था, ठीक है। Thereafter, to protect southeastern countries from the onslaught of the Soviet Union communism, America and England established one more military organization in 1945, SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. इसके बाद अमेरिका को ये लगा कि ठीक है चलो, नॉर्थ वाली तो हमने सेफ कर दी, नॉर्थ अटलांटिक, राइट, बट ऐसा ना हो कि कहीं सोवियत यूनियन यानी रशिया कम्युनिज्म अपना साउथ ईस्ट एशिया में कहीं कोई वॉर ना कर दे या अटैक ना कर दे। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की 1945 में, जिसका नाम रखा गया सियाटो। सियाटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द फोटो यू कैन सी, इट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर स्टेट्स के मैप और उसके कंट्रीज के नाम है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैप में भी दिखाया गया है कि कौन से हैं, प्रोटेक्टोरेट्स कौन है वो दिया है, ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन है। रशिया एस्टैब्लिश अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नेम वॉरसॉ पैक्ट अगेंस्ट द सियाटो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। रशिया ने अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनाई क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड कब से बना रहे, तो उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया वॉरसॉ पैक्ट, ठीक है, जो सियाटो के अगेंस्ट बनाया गया। इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट ये पैक्ट बनाया गया। One more military organization, SANTO or Baghdad Treaty, was established in Middle Eastern countries under the leadership and inspiration of England. और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई जिसका नाम रखा गया सैंटो, जिसका मतलब है सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इसको और एक नाम से कहा जाता है बगदाद ट्रीटी। ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लीडरशिप और इसको का इंस्पायरेशन मिला इंग्लैंड से। Here various अरब कंट्रीज ज्वाइंड सैंटो, यहाँ पे बहुत सारी अरब कंट्रीज ने सैंटो को ज्वाइन किया। इसके बाद अमेरिका ने इस सैंटो पर भी लीडरशिप ले ली।
यू कैन सी इन द पिक्चर सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये ओरिजिनली इसको मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी मेटो भी कहते हैं। ये फॉर्म हुआ था 1955 में, और इसकी जो कंट्रीज है वो अरब कंट्रीज है, जैसे ईरान, इराक, टर्की, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम। ये बगदाद पैक्ट से यहाँ फॉर्म हुए थे, और ये डिसॉल्व यानी ये अब नहीं है, ये डिसॉल्व हो गया 1979 को, ये खत्म हो गया 1979 को। पाकिस्तान इसका मेंबर बना था 1954 को, और 1965 में पाकिस्तान ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम इट्स अलाइज इन देयर वॉर अगेंस्ट इंडिया बट विदाउट सक्सेस। पाकिस्तान ने इसको यूज भी किया 1965 में, जब उसने इंडिया पर वॉर करने की कोशिश की थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट कम्स आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन्स, क्रिएशंस एंड इट्स एप्लीकेशन। आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, आर्मामेंट का मतलब विद द वेपन्स, राइट, वेपन्स को यूज करते हुए। उसके साथ हुआ डिसआर्मामेंट, यानी ये अब कोई भी वेपन्स या ऐसे कोई भी जैसा हमने देखा न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं, ये सब नहीं होगा। बट इवन दो सुपर पावर कंट्रीज खुद डिफेंस करने के लिए बहुत स्पीडीली न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कर रही है, राइट। तो ये सब कुछ एक साथ हो रहा था, और उसके एप्लीकेशंस भी कर रही है। आर्मामेंट्स वी कैन से समवेयर के मिलिट्री फोर्सेस को एनहेंस करना, ठीक है। अपनी नेवल फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, अगर कोई बाय मिस्टेक कोई भी अटैक कर देता है तो उसको एनहेंस करने के लिए या अपनी बचाव के लिए ये लोग जो कर रहे हैं, वी कैन से आर्मामेंट, ठीक है। बट उस आर्मामेंट में कोशिश ये होनी चाहिए कि जरूरत के बिना वो लोग किसी भी तरह का अटैक या ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डिसआर्मामेंट जो मैंने कहा कि रिडक्शन करना अपने वेपन्स को, और वही, ठीक है। लेट्स रीड आउट। द कोल्ड वॉर which was meant for dominions over the world gave rise to fierce competition among superpowers. जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो ये था कि डोमिनियन करना था वर्ल्ड पर, डोमिनियन स्टेटस बनाना था, अपना एक पावर जमाना था। पर इसका कंपटीशन इतना फियर्स हो गया और इस तरीके से ये बढ़ा कि सुपर पावर्स के बीच में ग्रेट डिफरेंसेस आ गए, और ऐसा लग रहा था कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। And for the sake of dominance, the armament race was given high priority. और dominance यानी खुद की पहचान को या खुद की कंट्री को बचाने के लिए, या कभी कोई अटैक ना हो जाए, इसके नाम पर इन्होंने आर्मामेंट रेस और बढ़ा दिया, हाई प्रायोरिटी दी, यानी अपने मिलिट्रीज, अपने वेपन्स और वो सब बढ़ाना शुरू कर दिया। America had used atom bombs for the first time on two cities of Japan, namely Hiroshima and Nagasaki. अमेरिका ने पहली बार 2 एटम बॉम्ब्स को यूज किया था 2 सिटीज के, जापान के, दैट इज हिरोशिमा और नागासाकी, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945. दिस वे अमेरिका प्रूव्ड इट्स सुप्रीमेसी। तो इसी तरीके से अमेरिका ने अपनी एक सुप्रीमेसी को प्रूव किया। एंड यू सी द पिक्चर, दैट इज ये हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसका एक पिक्चर है। Within next 4 years, the Soviet Union too proved its capacity of making an atom bomb by conducting a nuclear test. 4 साल के अंदर में ही रशिया ने खुद को प्रूव कर दिया कि वो उनके पास भी कैपेसिटी है एटम बम बनाने की, और उन्होंने भी एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करके ये प्रूव किया। दिस क्रिएटेड अ पावर बैलेंस बिटवीन द सुपर पावर्स, यानी अब दोनों ही सुपर पावर्स के बाद पास न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल है, तो एक दोनों के पास बैलेंस हो गया। अब ऐसा नहीं अमेरिका के मैं सुपर पावर हूं, मेरे पास एटम बम या मेरे पास न्यूक्लियर क्रिएशंस है तो मैं किसी पर भी अटैक कर सकता हूं, आई एम द ओनली वन, ऐसा अब नहीं रहा, ये पावर बैलेंस हो गया। अमेरिका डिक्लेयर्ड अ ब्लॉकेड ऑफ द कम्युनिस्ट क्यूबा विच वाज इन द साउथ ईस्ट। अमेरिका ने एक ब्लॉकेड भी किया, डिक्लेयर किया कम्युनिस्ट क्यूबा पर, जो साउथ ईस्ट पर था, जिसकी वजह से क्यूबन क्राइसिस क्रिएट हुआ था। ये जो क्यूबा है, ये एक्चुअली क्यूबन क्राइसिस की वजह से काफी चला था, और ये सोवियत यूनियन में था, राइट। ये सोवियत यूनियन जो पहले नाम था वो बाद में हो गया रशिया। इसका कारण ही ये था कि क्यूबा उसमें से अलग हो गया था। लेट मी टेल यू अबाउट क्यूबा।
वेट अ मिनट। क्यूबा कम्युनिस्ट एक ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी थी कुबा की जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इन द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। क्यूबन कॉन्स्टिट्यूशन the role of a party to be leading force of the society and the state. So ये जो पार्टी थी राइट ये जो क्यूबन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था यहाँ पे ये 3 अक्टूबर 1965 को एस्टैब्लिश हुआ था एज अ सक्सेसर ऑफ द यूनाइटेड पार्टी ऑफ द क्यूबन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। इसके ज्यादा इसमें कुछ डिटेल में जाने जैसा है नहीं। आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड इट। ओके फाइन। सो यहाँ यही था कि अमेरिका ने एक ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया कम्युनिस्ट क्यूबा को जो साउथ ईस्ट में था टू डिफेंड क्यूबा अगेन पॉसिबल अटैक ऑफ अमेरिका पर क्यूबा अटैक ना कर सके खुद को बचाने के लिए सोवियत यूनियन सेंड शिप्स लोडेड विद न्यूक्लियर मिसाइल्स टू द कैरिबियन सी। तो इसके लिए क्यूबा को बचाने के लिए अमेरिकन अटैक से सोवियत यूनियन ने क्यूबा को शिप्स भेजी जो न्यूक्लियर मिसाइल से लोडेड थी। कहाँ भेजी? कैरिबियन सी में। बोथ द सुपर पावर्स थ्रेटन्ड ईच अदर टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों ही सुपर पावर्स यानी रशिया और अमेरिका एक दूसरे को डरा रहे थे कि कोई भी कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे पे यूज कर सकता है। The world was almost on the verge of nuclear war और वर्ल्ड की ये हालत थी कि शायद फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो उतना खतरनाक नहीं हुआ। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता तो वो ज्यादा ड्रास्टिक डिस्ट्रक्टिव होता बिकॉज इट वॉज अ न्यूक्लियर वॉर। Finally, leaders of America and Soviet Union had a talk on the hotline for the first time. पर कहीं ना कहीं दोनों को ये समझ में आया कि इसमें किसी की भी जीत नहीं होगी। इंस्टीड एक डिस्ट्रक्शन ही होगा जो ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो लोग देख चुके हैं। तो पता नहीं क्या सोचकर देन दे डिसाइडेड टू हैव अ टॉक had a talk। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका और सोवियत यूनियन लीडर्स ने एक दूसरे से हॉटलाइन पे बात की राइट यानी अ कॉल। ओके उसके बाद क्या हुआ एक दूसरे के बीच में यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत से पीसफुल मैनर में कोई सोल्यूशन आया या न्यूक्लियर वेपन को यूज किया गया। दैट इज वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पार्ट। Up till bye bye, take care all of you.